नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। तिरहुत एमएलसी उपचुनाव से पहले बिहार में सियासी गणित बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, किसकी टेंशन बढ़ने वाली है। क्योंकि कुछ बागी नेता मैदान में उतर गए हैं, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि अब इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन किसको डेंट पहुंचने वाला है। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ कुमार जी, एसोसिएट एडिटर, प्रतिभा सिंह जी, प्रवक्ता जेडीयू, विनीत सिंह जी, प्रवक्ता एलजेपीआर, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी, सैयद मसीउद्दीन जी, प्रवक्ता जनसुराज पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं विनीत जी से लेना चाहूंगी। विनीत जी, ये क्या हो रहा है? आपकी पार्टी से बागी नेता निकलकर बाहर आ रहे हैं। सभा जी, आप सभी को नमस्कार। देखिए, जी। जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है। तिरहुत में एनडीए के उम्मीदवार फिर से जीतेंगे। जहां तक आपने सवाल पूछा है, हमारे पार्टी के बागी नेता राकेश रोशन की बात कर रही हैं आप। बिल्कुल। तो लोकतंत्र में हर कोई स्वतंत्र है, और जैसे ही वो सीट एनडीए के पाले में गया और एनडीए ने, जदयू ने अपने प्रवक्ता अभिषेक झा जी को दिया टिकट, तो राकेश रोशन जी ने सोचा भाई कि उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, क्योंकि वो काफी काम कर रहे थे 2-3 साल से। तो और कोई रास्ता ना देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, और जिसका कि हम सब स्वागत करना चाहिए और उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहिए। क्योंकि एक बार अपने इस्तीफा दे दिया तो फिर हमें हमारी पार्टी से कोई मतलब नहीं रह गया है। हमारी पार्टी, हमारे नेता एनडीए समर्थित उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि अभिषेक झा जी बिल्कुल जीत के सदन में पहुंचे। चलिए ठीक है विनीत जी, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रतिभा सिंह जी का। प्रतिभा जी, क्या लगता है ये जो बागी नेता निकल कर आ रहे हैं, इससे किसकी मुश्किलें बढ़ जाएगी? आप लोगों की या फिर इंडिया गठबंधन की? नहीं, नहीं सभा जी, और किन-की मुश्किलें बढ़ेंगी उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी मुश्किलें नहीं बढ़ने वाली हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से तिरहुत में अभी जिस जगह पे चुनाव हो रहा है, आदरणीय नेता देवेश चंद्र ठाकुर जी ने काफ़ी काम किया लोगों के लिए, और हमारी पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया, यानी कहिए एनडीए के जो उम्मीदवार के रूप में हैं, हमारे छोटे भाई अभिषेक झा जी, बहुत तेज-तर्रार और बहुत काबिल लड़का है। और मुझे लगता है तिरहुत की जनता अपना एक-एक बहुमूल्य वोट दे करके और उन्हें सदन में भेजने का काम करेगी, तिरहुत का आवाज बनाने का काम करेगी। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी तो अब एनडीए वालों का क्या है भाई, वो वही बताएंगे। लेकिन हम एनडीए गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बागी उम्मीदवारों से, क्योंकि हमारी सरकार ने इतना काम किया है शबा जी। उस काम के आधार पर हमारे प्रत्याशियों को भर भर के जनता का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद सिन्हा जी, क्या लगता है जो बागी नेता सामने आ रहे हैं, किसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है? देखिए प्रतिभा जी, सवा जी, जिस प्रकार से अभी विनीत सिंह जी और प्रतिभा जी ने अपनी बातें कहने का काम किया, ये जो सीट जो जो उपचुनाव हो रहा है बिहार विधान परिषद का, इसलिए हो रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी चुनाव जीत करके सांसद बने और वो पद रिक्त था। लेकिन सांसद बनने के बाद ही देवेश चंद्र ठाकुर जी का वो बयान भी आप लोगों को ध्यान में होगा, जो जब उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों, यादवों और वैश्य समाज की कुछ उपजातियों का उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा था, इन लोगों ने हमको वोट करने का काम नहीं किया है, इन लोगों का काम हम नहीं करें। तो ये समझने वाली बात है कि किस प्रकार की मंशा को लेकर के चलते हैं। सांसद जो होता है वो पूरे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है, या कोई भी व्यक्ति, चाहे अगर विधान परिषद का सदस्य है अगर एक क्षेत्र विशेष का, तो इस तरह की बातें लोकतंत्र में कहीं से भी उचित नहीं है कि आप इस प्रकार की बातें करते हैं। तो उनका बयान तो सबसे पहले सार्वजनिक रूप से सांसद बनने के बाद ही उनकी जो मानसिकता थी वो सबके सामने आ गया। और रहा सवाल अभी चुनाव का, तो चुनाव में हम लोग वहां गए हैं, और जहां तक आप जो बोल रहे हैं बागी उम्मीदवारों की, तो हर लोग अपना आजमाना चाहते हैं कि जनता के बीच में उनका जन समर्थन कितना है। तो वो लोग जाते हैं चुनाव में, और उनका क्या प्रभाव पड़ता है ये तो वक्त बतलाएगा जब चुनाव परिणाम आए।
लेकिन हमारा मानना है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का शुरू से यह रहा है कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जन सरोकार के मुद्दा से हम लोग कभी विमुख नहीं होते हैं। तो इसका प्रतिफल जो चुनाव आएगा और जो 5 दिसंबर को जो वोटिंग होगा, मतदान होगा, उस दिन स्पष्ट रूप से दिखेगा और हमारे प्रत्याशी जो हैं वो इस बार वहां से एमएलसी बनने का काम करेंगे। सवाल। चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी सैयद मसीहुद्दीन जी का। सैयद जी, क्या लगता है जी। किसका खेल बिगड़ने वाला है? देखिए वहां पे जन स्वराज पार्टी की तरफ से जाने माने डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं और रेडियोलॉजी में एमडी हैं श्री विनायक गौतम साहब। उन्होंने कल नॉमिनेशन किया। हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं श्री मनोज भारती जी, एमएलसी अफाक अहमद साहब, पूर्व एमएलसी चंद्रवंशी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी, किशोर कुमार मुन्ना जी, माने पार्टी के जो बड़े टॉप के जो लीडरशिप थी सब वहां मौजूद थी। और हम अपने को अनपैरेलल मानते हैं, चूंकि एनडीए की जो खटिया है वो हमारे भाई विनीत सिंह जी के ही जो पार्टी के नेता रहे हैं, राकेश रोशन जी लंबे अंतराल से काम कर रहे थे। तो एनडीए की खटिया खड़ी करने के लिए वही काफी हैं। और वहां तो महागठबंधन कहीं है नहीं। महागठबंधन को ठीक बोल दिया प्रमोद भाई ने, ठीक ही कहा है। हम इसको कहते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर साहब जो बिहार की उच्च सदन के सभापति रहे हैं, एक सम्मानित पद रहा है। और सदन का जो सभापति होता है वो मुख्यमंत्री से 5 फीट ऊंची कुर्सी पर बैठता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने राजधर्म को किस तरह लात मारा और कितनी बात गंदी बात उन्होंने कही कि कुशवाहा समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग और यादव समाज के लोग ये हमारे पास अपने जनहित के काम के लिए आए, समस्या को लेकर के नहीं आए, हम उनका काम नहीं करेंगे। तो बहन प्रतिभा सिंह जी, आपकी जो क्या कहें कि इन्होंने आपकी सियासी महल में राकेश रोशन जी ने ही आग लगा दिया है। तो अभिषेक, मेरे अनुज अभिषेक का क्या हश्र होने वाला है वो छिपी हुई बात नहीं है। श्री विनायक की गौतम जी काफी लंबे समय से वहां पे काम कर रहे हैं और हमारे दल से 5 लोग वहां पर प्रत्याशी थे वहां पर चुनाव लड़ने के लिए। जब पार्टी ने और स्थानीय लोगों ने मुहर लगा दी विनायक गौतम जी के नाम पर, तो सभी 5 जो उम्मीदवार थे हमारे सब उनके साथ हैं और हम अपने को वहां पर अनपैरेलल मान रहे हैं। ये उपचुनाव 13 महीने का जो हो रहा है, ये इसको निश्चित रूप से जनस्वराज पार्टी जीतेगी। चलिए ठीक है सैयद जी। विनीत जी, जवाब दे दीजिए। सैयद जी तो कह रहे हैं कि एनडीए का खटिया आप ही लोग खड़ा करने वाले हैं। देखिए, पहले तो 2 चीजें हैं सभा जी की, मुगालते में ना रहें और गलत बात ना फैलाएं। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि व्यक्तिगत कोई अगर चीज लेके आएगा हमारे पास तो हम उनका काम नहीं करेंगे, सार्वजनिक चीज लेके आएंगे तो उसके लिए हम तत्पर हैं। तो गलत भ्रम की स्थिति पैदा ना करें। मुगालते में मैंने इसलिए कहा कि राकेश रोशन पहले भी हमारे लोक जनशक्ति पार्टी से अलग हो चुके हैं, तो ये कहना कि वो एनडीए में आग लगाएंगे मुझे नहीं लगता है, ये अतिशोक्ति है। एनडीए के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं क्योंकि हम सबका समर्थन अभिषेक झा जी के साथ है। जब आप घटक दल हैं एनडीए के तो आपको कमोबेश उनका समर्थन करना पड़ेगा। कोई पहले था, जैसे मैंने पहले भी अपने उद्बोधन में कहा है कि स्वतंत्र है कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए लोकतंत्र में, हालांकि उनका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम समर्थन करते हैं अभिषेक झा जी को, जो कि बिल्कुल जीतेंगे। जी चलिए ठीक है विनीत जी। प्रतिभा जी, अभी आपने भी सैयद जी को सुना, उनका तो साफ साफ कहना है कि आपके अपने ही लोग आपका खेल खराब करने वाले हैं। लेकिन शबा जी, मैंने ये भी सुना सैयद मसीहुद्दीन जी को कि उनके 5 प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ने वाले थे, पार्टी ने एक को टिकट दिया, तो 4 तो उनके भी खेल बिगाड़ेंगे। 5 नहीं, वो ईमानदारी से हमारे साथ खड़े हैं। नहीं, अरे भाई कौन ईमानदार है कौन बेईमान, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा ना आपको। आपने पहले ही कहा कि हमारे 5 प्रत्याशी जो लड़ने योग्य थे, किसी एक को टिकट दिया पार्टी ने, तो बाकी 4 बैठ करके वो उनके लिए काम तो करेंगे नहीं, उनका खेल बिगाड़ेंगे। और रही बात एनडीए प्रत्याशी की,
तो जिस तरीके से सरकार ने काम किया है सबसे निचले तबके के लिए, बीचले तबके के लिए, ऊपरे तबके के लिए, सबके लिए सरकार ने समावेशी विकास का काम किया है। तो सरकार के प्रत्याशी को काम के आधार पर जनता वोट देगी। शबा जी, हमें कहीं से कोई चिंता नहीं करनी है। और ये जो नए नए पार्टी जनसुराज वाले आए हैं ना, ये कुछ ही दिनों के लिए बिहार में घूम रहे हैं, उसके बाद ये बिहार से बाहर जाने वाले हैं। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, सैयद जी आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रमोद जी। देखिए, अभी प्रतिभा जी ने बिहार के विकास के बारे में बतलाने का काम किया, लेकिन बार बार हम इस बात को बोलते हैं कि अभी जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया और बिहार विकास के मामले में, चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो या गरीबी उन्मूलन की बात हो, सबसे अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। पलायन बदस्तूर जारी है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, ये देखने वाली बात है। और स्वास्थ्य व्यवस्था की तो अभी एनएमसीएच की आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से एक मरीज का आंख जो है निकाल लिया जाता है, निकल जाता है और लोग कहते हैं कि चूहा खा गया। अब समझने वाली बात है कि हजारों लीटर शराब जो है बिहार में वो चूहा पी जाता है, आंखें चूहा निकाल लेता है, तटबंध को खोखला चूहा कर देता है। ये किस प्रकार का बिहार का विकास है, ये समझने वाली बात है। और ठीक एक बात उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जो है विकास के साथ जो है, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के ही बिहार विधानसभा के चुनाव में जो जन सरोकार की बात की थी, जो मुद्दे उठाने का काम किया था और जो 17 माह के अल्पकाल में उन्होंने जो काम करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर उन तमाम चीजों को देखते हुए बिहार की जनता, तिरहुत की जनता हमारे प्रत्याशी पे अपना मुहर लगाने का काम करेगी। सभा जी। चलिए ठीक है प्रमोद जी। सैयद जी अब जवाब दे दीजिए आप। देखिए, बहन प्रतिभा जी और हमारे विनीत जी, प्रमोद भाई, सबकी बातों का को सुनने के बाद हम एक बात कहेंगे, अपने अपने दिल पर हाथ रखे बोलिए कि जन स्वराज के कारण, जन स्वराज के मैदान में आने के कारण सारे दलों में नेताओं का, वर्कर्स का और वोटर्स की अहमियत बढ़ी है। हमने उनकी महत्ता को बढ़ा दिया है। हमारे भाई विनीत जी के जो नेता हैं, एनडीए के उम्मीदवार जो दीपा मांझी थी इमामगंज में, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही वहां नहीं गए। उन्होंने वही भूमिका इमामगंज में अदा की जो भूमिका 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार के साथ अदा की थी। तो इनके बहुत कुछ खेल चल रहा है। दोनों जगह महागठबंधन में भी खेल चल रहा है और इनके यहाँ भी खेल चल रहा है। तो ये लोग अपनी अपनी अपने अपने महल को, सियासी महल को बचाने का काम करें। हम तो, मेरे लिए मैदान खुला है। और जो हमारे विनायक जी हैं, जो उम्मीदवार हैं विनायक गौतम जी, तो उनके पिता बहुत पॉपुलर आदमी रहे हैं। वहां 3 बार वहां के श्री राम कुमार सिंह जी वहां के एमएलसी रहे हैं। तो उनको एक बड़ी विरासत भी है, एक बहुत बड़ा दायरा है संपर्क का, एक लोगों से काफी अच्छा संबंध है। और जन स्वराज के प्रति जो जिस तरह युवा वर्ग का, 25-30 साल के नौजवानों का, जो ग्रेजुएट हैं, जो टीचर्स हैं, उनका जिस तरह समर्थन मिल रहा है हमारे उम्मीदवार को, तो हम तो काफी आशान्वित हैं। ये लोग अपने अपने मामलात को देखें। चलिए ठीक है विनीत जी, ऐसा क्या खेल चल रहा है आप लोगों में? सभा जी, आपने मेरे नेता के बारे में जन स्वराज के प्रतिनिधि ने सवाल किया है तो उत्तर देना पड़ेगा। थोड़ा सा खबरों को पकड़िए, सुनिए, समझिए। हमारे नेता चिराग पासवान एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के अलावा केंद्रीय मंत्री भी हैं। इमामगंज में उनका ना पहुंचना क्योंकि वहां पे दिल्ली में कुछ प्रेसिंग असाइनमेंट्स थे जिसके कारण वो व्यस्त रहे हैं। और देश की सेवा करना पहला इंपॉर्टेंस है, पहला हमें लगता है कि किसी को प्रायोरिटी देना चाहिए। और हमारी टीम इमामगंज गई थी, जो कि एनडीए के समर्थित उम्मीदवार को हमारे लोगों ने समर्थन भी किया, चुनाव प्रचार भी किया। जहां तक बात आती है, अभी प्रतिनिधि साहब कह रहे थे जनसुराज के कि हमें तो आशान्वित है, हमें ये मिलना है। अरे भैया, हमें याद आता है कि पीके साहब ने कहा था कि कोई भी जो हमारा उम्मीदवार होगा उसका टेंटेड बैकग्राउंड नहीं होगा। टेंटेड मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा। 4 उपचुनाव में 2 लोगों को तो मैं जानता हूं जिन पे 4 और 5 संगीन मामले दर्ज हैं। तरारी में एक उम्मीदवार को छोड़कर दूसरा उम्मीदवार उतारना पड़ा क्योंकि उम्मीदवार मिल नहीं रहे हैं।
एनडीए के साथ ऐसा नहीं है। एनडीए ने जिसको उतारा है उसके समर्थन में सारी घटक दलें हैं। और यकीन मानिए सभा जी, जहां तक बात आई है, अभी राजद के प्रतिनिधि कह रहे थे, अरे भाई सूप तो सूप, अब छलनी बोले कि जिसमें 76 छेद है। आप बात कर रहे हैं नौकरी देने की, मुख्यमंत्री मुखिया होता है, नौकरी वो देता है कि उप मुख्यमंत्री देता है। यहाँ सैलरी घोटाला, यहाँ पे पेपर घोटाला किसके नाम पे था? आपके नाम पे था सर। तो जरा उसकी भी तो बात कर लें। और जहां तक ये कौन सा रिपोर्ट है नीति आयोग का जो कि हम लोग को नहीं मालूम, जिसमें कि बिहार सबसे निचले पायदान पे है, जरा ये बताएं। बिहार देश में अग्रणी राज्यों में जिसका कि स्टेट जीडीपी का ग्रोथ रेट है 7.5 से 8%। तो ये मुझे नहीं मालूम है कौन सा ये आंकड़ा लेके आए हैं। खैर मुद्दे पे आते हैं सभा जी। एनडीए समर्थित उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं, जिसमें कि हम सबका सहयोग उनको है। चलिए ठीक है, प्रमोद जी आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी। देखिए, तिरहुत स्नातक चुनाव में जो खेला जो है, लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए उतरे हैं, जो हाल तक लोजपा आर में थे, और उसके बाद उनके जो आईटी सेल के अध्यक्ष भी रह चुके थे, राकेश रोशन। देखिए, राकेश रोशन के बारे में आपको बता दें कि इससे पहले भी जब 2020 वाला विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय भी वो चुनावी मैदान में थे राघोपुर से। और उनका आरजेडी के साथ क्या रिश्ता है, वो रिश्ता क्या कहलाता है वाली बात हो गई है। क्योंकि उससे पहले भी जब वो बागी बन के वहां चुनाव लड़े थे, जितना वोट वो लाए थे उतने वोट से तेजस्वी यादव वहां से जीते थे। उनके पिता जो बिदुपुर के रहने वाले थे, ब्रिजनाथ सिंह, और उसके बाद ये राकेश राउत की हत्या के बाद राजेश रोशन जो है पार्टी में आए थे और आईटी सेल के प्रमुख थे काफी दिनों तक थे। और अभी उन्होंने पार्टी से अपना इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तिरहुत चुनाव में उनकी लड़ने की पहले से इच्छा थी, पार्टी ने साथ नहीं दिया, इसलिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, निर्दलीय के तौर पर उतरे हैं। क्या वो जीतेंगे हारेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये है कि लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में उन्हें महारत हासिल है। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में कर चुके हैं, और फिलहाल इस बार भी मैदान में है। एनडीए ने अपना प्रत्याशी घोषित कर चुका है, वहां से अभिषेक झा वहां से एनडीए के प्रत्याशी हैं। आरजेडी ने भी अपना प्रत्याशी वहां पे घोषित कर चुका है। एक निर्दलीय उम्मीदवार वहां पे थे जिनकी मौत हो चुकी, हार्ट अटैक से 2 दिन पहले उनकी मौत हुई थी। तो देखिए, अब प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, और वहां पे अब जो लड़ाई जो है, और आपको बता दें कि ये जो सीट खाली हुई थी वो देवेश चंद्र ठाकुर से सीट खाली, लगातार देवेश चंद्र ठाकुर वहां के जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, जो जेडीयू के अभिषेक झा जो प्रवक्ता भी हैं, उनके साथ लगातार वो कैंपेनिंग भी चला रहे हैं। एनडीए के तमाम बड़े नेता उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन अब एलजेपी आर के जो पूर्व नेता कहेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब विनीत जी बताएंगे कि आखिर उन्हें इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरने की क्या जरूरत हुई, क्योंकि वो पार्टी में थे, पार्टी के आईटी सेल के चीफ प्रमुख रहे थे, और उसके बाद वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो क्या थी। लेकिन इतना तो बिल्कुल तय है कि जो एरिया पड़ता है, जो क्षेत्र है, उसमें वो लड़ाई को बिगाड़ सकते हैं। और लड़ाई अब जो एनडीए की राह में जो पहले जो लग रहा था कि एक जीत हासिल हो जाएगी, लेकिन अभी वो लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुट गए हैं, और वो बन भी गया है उनकी मौजूदगी के बाद। चलिए ठीक है, विनीत जी से जवाब ले लेते हैं। विनीत जी। अमिताभ सर नमस्कार। आप थोड़ा विलंब से पहुंचे, लेकिन मैंने जवाब दे दिया है सर कि लोकतंत्र में हर कोई स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। राकेश रोशन ने एक बार रिजाइन कर दिया तो उनका फिर हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे नेता या हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने उनको समर्थन दिया है या उनके लिए हम प्रचार कर रहे हैं। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जाके आप जहां से चुनाव लड़े, लेकिन हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर जानता हूं कि राकेश रोशन ने 1-2 साल मेहनत जरूर किया है, इसीलिए जो लड़ाई अब त्रिकोणीय की बात कर रहे हैं इंटरेस्टिंग बन गया है। लेकिन हमारा समर्थन जदयू के साथ है। जदयू के उम्मीदवार जो अभिषेक झा है, जो कि एनडीए के समर्थित उम्मीदवार है, हम उनके साथ खड़े हैं जी। चलिए ठीक है विनोद जी। प्रमोद जी। देखिए, अभी विनीत सिंह जी बोल रहे थे, 2 बातें उन्होंने कहने का काम किया। एक तो इन्होंने कहा कि नौकरी उप मुख्यमंत्री नहीं देता है, नौकरी मुख्यमंत्री देता है। दूसरी बातें इन्होंने कही कि कौन सी नीति आयोग की रिपोर्ट है जिसको हम नहीं जानते हैं, तो हम समझते हैं कि इसका जवाब देना उचित होगा। पूरा जो कैबिनेट होता है, किसी भी सरकार में कैबिनेट होता है और विभागीय मंत्री होते हैं, तो विभागीय मंत्री जो प्रस्ताव बना करके ले जाते हैं उसको कैबिनेट से अप्रूव किया जाता है, और उसके बाद जो है सहमति बनती है, अंतिम मुहर मुख्यमंत्री के द्वारा लगता है और उसे पास किया जाता है। एक बात। दूसरी बात है कि जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी
जब 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में यह घोषणा किया था कि हम आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तब उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कहने का काम किया था कि कहता है नौकरी देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, बाप के घर से लाएगा, जेल से लाएगा। इस प्रकार के उद्बोधन थे माननीय मुख्यमंत्री के। 2 साल सरकार में रहने के बाद भी, चूंकि 12,000 मतों के अंतर से हमारी सरकार नहीं बन पाई, 2 साल सरकार में रहने के बाद भी ये नौकरी नहीं देने का काम करते हैं। हमारे नेता के कहने के बाद इन लोगों ने भी बाद में घोषणा किया कि हम लोग भी 19 लाख देंगे, लेकिन 2 साल तक कुछ नहीं करते हैं। जब महागठबंधन की सरकार बनती है और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार बनती है और 15 अगस्त 2022 को पटना के गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी की मौजूदगी में। वो कहते हैं कि इन्होंने जो कहा है, इन्होंने जो घोषणा किया है 10 लाख सरकारी नौकरी देने का, वो तो हम देंगे ही, 10 लाख रोजगार भी देने का काम करेंगे। ये 15 अगस्त 2022 को पटना के गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहने का काम किया। तो ये बतलाने की जरूरत है कि जो हमारे नेता की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जो हमारा कमिटमेंट था जनता के प्रति, उसी को मात्र 17 माह के कार्यकाल में, अल्पकाल में, सेवा काल में फलीभूत होने का अवसर मिला है। ये बतलाने की जरूरत नहीं है। और नीति आयोग की जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी सतत विकास लक्ष्य, पूरे देश के तमाम राज्यों के हर एक पहलू पर उस पर विस्तृत जो है चर्चा तमाम अखबारों में आया है, मीडिया डिबेट में इस पर डिबेट हुआ है। उसमें शिक्षा के मामले में, गरीबी उन्मूलन में और स्वास्थ्य में बिहार सबसे पिछड़ा पंक्ति पर है। झारखंड भी गरीबी उन्मूलन में हमसे बेहतर स्थिति में है। तो ये सब बातें, बिहार में जो विकास की अवधारणा और तमाम तरह की बातें, चाहे जदयू के प्रवक्ता बोलते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के या अन्य उनके सहयोगी दल के प्रवक्ता बार बार जो विकास की बातें बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने का काम करता है कि किस प्रकार का यह विकास है कि आज भी बिहार सबसे अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। सवाल। चलिए ठीक है प्रमोद जी, विनीत जी से जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले सैयद मसीउद्दीन जी का रुख करना चाहूंगी। सैयद जी, विनीत जी अभी कह रहे थे, बात तो सही है कि आप लोगों ने ऐसा बोला था, तो बात सही है क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड वाली? नहीं, देखिए कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। विनायक विजय जो गौतम जी हैं, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ये सब बौखलाहट में बोल रहे हैं। हमारे अमिताभ जी अभी जो एसोसिएट एडिटर थे, उन्होंने चित्रण जो किया, जो तथ्यों को उन्होंने प्रस्तुत किया, उन तथ्यों से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जो एनडीए के बागी प्रत्याशी हैं श्री राकेश रोशन जी एक लंबे, और हमारे विनीत जी भी अंदर मन से लगता है उन्हीं के साथ है। जब उनकी भाषा बोल रहे हैं तो लगता है कि उन्हीं के साथ हैं। तो वो ये तो बता ही दिया अमिताभ जी ने कि ये त्रिकोणात्मक संघर्ष है। कल जो हमारी नामांकन सह आशीर्वाद सभा हुई मुजफ्फरपुर में एक बड़े ग्राउंड में, उसमें जिस तरह स्नातक नौजवानों का, बुद्धिजीवियों का, शिक्षकों का जिस तरह व्यापक जन समर्थन मिला, और हमारे जो वहां पे गए थे नॉमिनेशन में एमएलसी जो हमारी पार्टी के हैं, आफाक अहमद साहब, ललन यादव जी, एनपी मंडल साहब, इन सब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हमारी लड़ाई राकेश रोशन वर्सेस विनायक के गौतम जी की है। ये लोग मैदान से आउट हो गए हैं, यही सच्चाई है। चलिए ठीक है विनीत जी, आप जवाब दे दीजिए। आप देखिए, पहले तो जवाब हमको राजद के भाई को देना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि नौकरी, इन्होंने खुद अपने सवाल का जवाब दे दिया कि विभागीय जो मंत्री होता है वो प्रपोजल लेके आगे बढ़ता है। जरा बताइए कि उस समय के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर किससे लड़ाई कर रहे थे और क्या काम कर रहे थे? एसीएस के पाठक से लड़ाई कर रहे थे। और जब भी अगर आप जाते हैं तो कैप्टन को गाली मिलती है तो कैप्टन को ताली मिलती है कि सारे उसके पावर जो होते हैं वो कप्तान में ही होते हैं, और यहाँ के कप्तान है माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर आप इतने ही तत्पर थे नौकरी देने में तो 15 साल में बिहार की क्या स्थिति बताने की जरूरत तो नहीं है, 1990 से लेकर 2005 तक। अब आते हैं जन सुराज पे। क्या है सभा जी, मैंने एक फैक्ट रखा कि राकेश रोशन से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते जरूर है क्योंकि हमारी पार्टी में है, उन्होंने काम मैंने देखा है, लेकिन
जैसे ही बात गठबंधन की आएगी तो वो सबसे सर्वोपरि हो जाता है, फिर व्यक्तिगत रिश्ते जो हैं वो पीछे हो जाते हैं। मैंने एक फैक्ट रखा, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि जन सुराज चिंता करे क्या इनकी जमानत बचेगी या नहीं बचेगी। मेन जो लड़ाई है, इनफैक्ट लड़ाई ना ही है, अभिषेक झा ऐसे ही क्लियर मेजोरिटी से जीत रहे हैं, लेकिन लड़ाई है भी तो महागठबंधन से है। जन सुराज तो कहीं आता ही नहीं है, ना 3 में ना 13 में, तो उसके लिए हम लोग ज्यादा परेशान नहीं है जी। चलिए ठीक है विनीत जी। प्रतिभा जी, अभी सैयद जी तो बोल रहे थे कि राकेश रोशन जी से और जन सुराज पार्टी से ही लड़ाई है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन आप लोग तो कहीं आते ही नहीं है। शबा जी, मुझे हंसी आती है। अच्छा, 2020 में कोई लंदन वाली आई थी ना सीएम बनने बिहार में, तो आज वो लंदन वाली नहीं दिख रही है, आज ये दिख रहे हैं अमेरिका वाले, जो अमेरिका से पढ़ाई करके आए हैं। कुछ दिनों में इनकी बुढ़िया बिस्तर यहाँ से बंधेगी और ये आउट होंगे बिहार से। बिहार के पिच पर खेलने का इनको शौक है ना, बिहार की पृष्ठभूमि को ये समझते भी नहीं है। बिहार का क्या उनको अनुभव है, बिहार में कितना दिन तक ये रहे हैं। बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं ये नीति आयोग की बात बार बार विपक्ष करता है और ये नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। अरे भाई, 15 वर्षों में बिहार को आपकी सरकार ने रसातल में भेजने का काम किया था और आप 17 महीने का क्रेडिट लेने कहते 17 महीने में हमने नौकरी दी। कौन सा डिप्टी सीएम कहाँ राज्य में नौकरी देता है, कौन से संवैधानिक अधिकार होते हैं? ठीक है, अपनी पीठ थपथपा लीजिए। तो आपने आपके जो डिप्टी सीएम थे वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग के भी मंत्री थे। स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने कितनी वैकेंसियां निकाली थी? क्या उनका सूझबूझ था? क्या उनका काम था स्वास्थ्य विभाग में? तो ये कुछ 17 महीने सरकार में शामिल होते हैं और इस 17 महीनों के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के काम को अपना श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। तो बिहार की जनता सब देख रही है, जिसके घर बेटे बेटियों को नौकरी मिली, जिनके बेटे बेटियां आज उच्च शिक्षा पा करके बड़े बड़े पदों पे जा रहे हैं, जिनके बेटे बेटियां आज स्कूलों में शिक्षक बन रहे हैं, जिस स्कूलों में गाय भैंसे चढ़ती थी, बकरियां चढ़ती थी, जिस अस्पताल में भैंस और बकरियां बांधे जाते थे, आज उस अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स हैं, लोगों का इलाज हो रहा है और स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। इस स्कूलों को उत्क्रमित करके जो मध्य विद्यालय थे उनको उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया जा रहा है, शिक्षक की बहाली हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल किए जा रहे हैं। और ये बात करते हैं 17 महीने की। अरे भाई, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाने संवारने का काम किया है, बिहार के लोगों को अमन शांति देने का काम किया है, सबको लेकर के आज हमारे ये जनसुराज के भाई बोल रहे हैं, अरे कभी लालू जी ने आपके लिए कुछ नहीं किया था, आप आरजेडी को वोट करते थे ना। कब्रिस्तानों की घेराबंदी किसने की? आपके लिए मदरसे को सुदृढ़ किसने किया? अल्पसंख्यक बच्चों के लिए योजनाएं किसने दी? भूलिए मत, आपके प्रवचन दे देने से बिहार की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। ये वही जनता है जो लालू जी के आतंक राज से आतंकित थी, भयभीत थी और आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी को पिछले 19 वर्षों से लगातार अपना आशीर्वाद देकर के मुख्यमंत्री बनाते आ रही है और अगले फिर 5 साल के बाद ये तो हम एमएलसी चुनाव जीत ही रहे हैं। अभिषेक झा तेज तर्रार और बहुत सूझबूझ वाला प्रत्याशी है, छोटा भाई है, हमारी पार्टी का प्रवक्ता है। तिरहुत की जनता अभिषेक झा को अपनी आवाज बना करके सदन में भेजने का काम कर रही है, काम करेगी। आप मुगालते में ना रहें। ठीक है प्रमोद जी, जी बोलिए। देखिए, अभी प्रतिभा सिंह जी की तिलमिलाहट जो है ना साफ झलक रही थी कि किस प्रकार कोई तिलमिलाहट नहीं, कोई तिलमिलाहट नहीं। जब सच्चाई, अब सुन लीजिए प्रतिभा जी, अब सुन लीजिए, जब सच्चाई का आईना जो है इनके सामने जब रख दिया जाता है, ये कह रहे हैं कि 17 माह में कुछ जो हुआ हम लोगों ने किया, तो पिछले आज 19 साल से तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है ना। अगर महागठबंधन की सरकार को 2015 का 20 माह और 17 माह आप दोबारा जो महागठबंधन की सरकार रही, तो इन दोनों टर्म में जो काम किए गए, उसके अलावा आप काम जो है गिना दीजिए जो बाकी के टर्म में एनडीए के साथ रहते हुए आपने करने का काम किया है।
आप गिना दीजिए। अभी 17 माह का जो अल्पकाल था उसमें सिर्फ नौकरियां ही नहीं दी गई, नौकरियों के अलावा स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, IT पॉलिसी लाई गई। मिशन 60 के तहत स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयास किया गया और आपने देखा कि किस प्रकार से जातीय गणना कराई गई। ये भी इसी साथ 17 में माह जमीन के लेके नौकरी कार्यकाल। दिया गया। सुन लीजिए विनीत जी, आपके बात का भी हम जवाब देंगे। 17 माह का जो कार्यकाल है ना, इसी में हुआ। आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। आपके सहयोगी ने क्या किया? हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए लगातार बोलते रहे। क्यों नहीं आपके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने इसको, केंद्र में सरकार थी, क्यों नहीं उसको 9वीं अनुसूची में डालने का काम किया? आज क्यों जो दायरा बढ़ाया गया था आज फिर जो बैक हो गया, तो उसके प्रति जवाबदेही किसकी बनती है? आप पहले अगर 20 माह की सरकार की बात कर लें तो उस समय जो शराबबंदी कानून जो लाया गया था उसी 20 माह में लाया गया था। उसी 20 माह में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप नीति, बेरोजगारी भत्ता, ये सब लाया गया था। मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कह रहा हूं कि महागठबंधन की सरकार, मैंने कहा कि महागठबंधन की सरकार जो 20 माह की थी और 17 माह की थी, उसमें ये सारे काम किए गए। क्योंकि जब हम आपके साथ गए तो हमारा जो दृढ़ संकल्प था जनता के प्रति, उसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ने का काम किए। लेकिन बाकी चीजें बदलाइए ना। क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में? अगर 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कर लेती भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, तो 65% का जो दायरा था वो तो कम करने का जरूरत नहीं होता। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उस पर उसको रद्द नहीं किया जाता। ये समझने की बात है ना, ये बतलाइए। चलिए ठीक है और प्रमोद आप- जी, जवाब ले लेते हैं, समय की कमी है। विनीत जी। सभा जी, अगर राजद इतना ही कटिबद्ध होता आरक्षण को लेके, जरा इनसे पूछिए कि राज्यसभा में इनके 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य में से कितने लोग दलित हैं और महादलित हैं, जरा ये बता दें। पहली बात होगी। दूसरी बात, अगर राजद जो ऐसे बड़ी बड़ी बात कर रहा है, हमको ये बताइए, मैंने बार बार आपको कहा आपको कि भाई निर्णय कौन लेता है? निर्णय चीफ मिनिस्टर लेता है, उप मुख्यमंत्री जी है, केवल फाइल बढ़ा सकते हैं। ये बार बार इस बात को समझते नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर सुनिए सर, अगर आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में सर, अगर केस सुप्रीम कोर्ट में अगर वो लंबित है, और जब बात आप 9वीं अनुसूची की कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर 9वीं सूची में डालने के बाद भी अगर मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा। वो 100% प्रूफ नहीं होता है, लेकिन अगर वहां पे लंबित है, उसका निर्णय आने दीजिए, उसके बाद आप कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें आपने अपने समय में कभी कुछ नहीं किया। आप मुझे एक भी चीज बता दें कि आरक्षण को लेके आपने कभी दायरा बढ़ाया होगा या कुछ उसके लिए कोशिश किया होगा। अपने समय में तो आपने कुछ भी नहीं किया। मैंने आपको राज्यसभा का उदाहरण दे ही दिया, तो फिर किस मुंह से आप लोग ये बात बोलते हैं? चलिए ठीक है, एनडीए ठीक है विनीत जी, समय की कमी है। आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी सैयद नसीरुद्दीन जी से। सभा जी जी। इनका जवाब दे देने दीजिए। बोलिए एक बोलिए लाइन में प्रमोद जी। इनका जवाब दे ठीक है, देते एक लाइन हैं। में बोलिए। अरे अभी- क्या अभी बोलिएगा प्रमोद अभी- भाई, अरे, प्रमोद सुन भाई, लीजिए, सैयद जी, राज्यसभा सैयद जी, में अरे सुन लीजिए सैयद जी, बेकार चिल्ला रहे हैं आप। राज्यसभा में अरे आप किसको भेजते आप हैं? नहीं, आप इसलिए चिल्ला रहे हैं ना क्योंकि अमित शाह जी के कहने पर प्रशांत किशोर जी को नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। ये तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार बोलने का काम किया। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? 23 तारीख की जो इतना जो चिल्लाहट है और इतनी जो व्यग्रता है आपकी, इसी 23 तारीख को समाप्त होने वाली है। आपको आगे अरे जाने की भाई, जरूरत नहीं है। आप चिंता ना बताते करें, हैं आप थोड़ा आपको। धैर्य रखें। मैंने पूरे एकदम धैर्य है। संबोधन में, आप पूरे संबोधन में जो ये पूरा डिबेट हुआ, मैंने जन स्वराज का एक बार चर्चा तक नहीं किया। आप देख लीजिए कि मैंने आप पर चर्चा नहीं किया, चूंकि आप इंटरफेयर किए, इस पर मैंने आप पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया। मैं जान रहा हूं कि 23 तारीख को परिणाम क्या होने वाले हैं, इसलिए आप कितने में निश्चिंत राज्यसभा रहिए। दे रहे हैं? नहीं, नहीं, राज्यसभा चलिए, कितने में ठीक दिया है, आपने? अरे ठीक आप है। सुनिए ना धैर्य से। प्रमोद जी ठीक है, समय की कमी है। सैयद जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। हम प्रतिभा बहन को कहना चाहते हैं, प्रतिभा बहन, मेरी पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को इसकी स्थापना समारोह हुआ और 24 नवंबर को ये 24 अक्टूबर को हम नॉमिनेशन में चले गए, 25 को नॉमिनेशन करें। 40-42 दिन की पार्टी ने पूरे बिहार में, इंडिया हो या एनडीए, जिस तरह लोगों का समर्थन, नौजवानों का जो
बिहार में जो 35 साल से राजद और जदयू भाजपा कांग्रेस का जो गठबंधन चल रहा है, जनता उबी हुई है, नया राजनीतिक टेस्ट बदलना चाहती है। तो 40-42 साल की पार्टी को जिस तरह का समर्थन मिला है, उसको भी समझिए। प्रतिमा जी, 1994 में जब श्री नीतीश कुमार जी अलग हुए थे श्री लालू प्रसाद यादव जनता दल से, और जनता दल जॉर्ज बना था, आपको हम बता दें। उसके बाद उन्होंने समता पार्टी बना करके 1995 में माले से अलायंस करके बिहार यूनाइटेड बिहार में बिहार और झारखंड एक था। चूंकि मैं समता पार्टी का नवादा से 2000 में उम्मीदवार रहा हूं, तो प्रतिमा बहन को और जनता दल यू का रघुनाथ झा जी से लेके बशीष बाबू सबकी कमेटी में मैं प्रदेश का महासचिव रहा हूं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीतीश जी को 1995 में सिर्फ 6 सीट आई थी, उनके गिरी जिले नालंदा में 5 और 1 इमामगंज जीते थे, और 10 साल के संघर्ष के बाद 2005 में मुख्यमंत्री बने। तो आप अभी तो मेरा जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ है, आप क्यों किए? बिहार बदलाव के मूड में है, बिहार बदलाव के मूड में है। शहीद मसूद्दीन भाई, आप एक बात बता दीजिए, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी नेतागिरी कर रहे थे, लीडर थे, वो व्यापारी नहीं थे, व्यापार नहीं करते थे, लोगों के लिए पैसे लेकर के ना वो काम नहीं करते थे। ये फर्क है आपके नेता और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी में, ये बिहार का नौजवान बदलाव के मूड में है। आप लोगों से दामन छुड़ाना चाहता है, आप लोगों से दामन, बिहार का नौजवान आप लोगों से मुक्त होना चाहता है, आप लोगों से आजादी चाहता है, आप लोगों से आजादी चाहता है। कितना पैसा देकर के भीड़ बुलाते हैं, बोलिए ना। अरे पैसा दे के आप लोग बुलाते हैं। शुक्रिया। दरअसल तिरहुत एमएलसी उपचुनाव को लेकर बार बार चर्चा गर्म हो गई है, क्योंकि एक तरफ जहां इस बात की चर्चाएं तेज है कि इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन मुकाबला किसमें तगड़ा होने वाला है, लेकिन इन सब के बीच अब चिराग पासवान की पार्टी का साथ छोड़कर राकेश रोशन भी मैदान में निर्दलीय उतर चुके हैं, जिसके बाद से ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया। आने वाले वक्त में देखना होगा कि किसको राकेश रोशन डेंट पहुंचाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।